इज़राइल कहता है कि उसका दुश्मन कहीं भी छिपा हो, वो उसे आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा। इज़राइल कहता है कि वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। इज़राइल कहता है कि वो आतंकवाद से कभी समझौता नहीं कर सकता। इज़राइल कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में अगर कोई देश उसके ऊपर दबाव बनाता है, तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इज़राइल कहता है कि उसके लिए अपने देश की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर के इस पॉडकास्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस खबर की जिसे पूरी दुनिया समझना चाहती है। ये खबर है हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह की मौत की। इज़राइल ने बंकर बस्टर बम से उसे और उसके कुछ साथियों को मार गिराया है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि इजराइल के हमलों में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हसन नसरल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बारूद बरसाया गया। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनुपम भाई। और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मृत्युंजय जी, हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है। क्या नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को खत्म मान लिया जाए, या फिर क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया हो सकती है जिसका कि विश्व बिरादरी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जहां तक सवाल है कि किसी संगठन के प्रमुख के मारे जाने पर कौन से बदलाव होंगे, ये हम कह नहीं सकते। और खास तौर पे कोई ऐसा संगठन जिसका जुड़ाव इस्लामिक आइडियोलॉजी से है, तो उस संगठन में चाहे कितना भी बड़ा उसका पदाधिकारी अगर मारा जाता है या वो एलिमिनेट हो जाता है, किसी भी तरीके से पकड़ा जाता है, तो भी विचारधारा खत्म नहीं होती। और जब तक विचारधारा खत्म नहीं होगी, तब तक वहां की जो सामान्य आबादी है, उस आबादी में से नेतृत्व भी उभरता रहेगा और इनके साथ साथ लड़ाके भी सामने आते रहेंगे। तो अगर इजराइल इस खुशफहमी में है कि नसरल्ला के मारे जाने से, हसन नसरल्ला के मार दिए जाने से अगर हम हिजबुल्ला की स्थिति एक ऐसे संगठन की हो जाएगी जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बल्कि आप फिर सुनेंगे कि कुछ दिनों के बाद वही संगठन, हिजबुल्ला संगठन, फिर से सक्रिय हो गया है और उतने ही मजबूती से वह चुनौती दे रहा है इसराइल के डिफेंस फोर्सेस को। तो इसके रोकने के कुछ और उपाय जरूर हो सकते हैं, जिसके लिए कि राजनीतिक समाधान, देखिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक समाज में रहते हैं, तो हम लोगों ने जो शिक्षा पाई है या जो हमारा अनुभव रहा है, उसमें सबसे कारगर चीज तो यही दिखाई देती है कि किसी न किसी तरीके से डेमोक्रेटिक समाधान ही ऐसे झगड़ों का निकालना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन न कि कोई एक्सट्रीमिस्ट डिसीजन लेकर के। अभी आपको मैं बता दूं कि जैसे हमास की ही बात हम कर लें, तो हमास के तकरीबन 24 विंग्स में से सब के सब को हाल के समय तक आते आते उनकी कमर तोड़ दी गई थी इसराइल के द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी 21 विंग्स फिर से खड़ी कर ली है, जबकि उनके नेतृत्व को दो दो बार खत्म किया गया है हाल के समय में। जी। तो देखिए, स्थिति विश्व शांति के दृष्टिकोण से, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो विश्व शांति ही है, तो विश्व शांति के दृष्टिकोण से ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपको जो हम वेस्ट एशिया की बात करें या गल्फ क्षेत्र की बात करें, और यानी अरब इलाके की, तो वहां पर चीजों को निपटाने के लिए वहां पर उसमें सक्रिय रूप से यूएन को भी आना होगा और अमेरिका को भी उसमें कई तरह के प्रयास करने होंगे, ईमानदार प्रयास करने होंगे, सिर्फ एक के पक्ष में, और वह पक्ष है शांति। क्योंकि वहां पर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है, ना तो वो इसराइल है और ना ही वो हमास या हिजबुल्ला जैसे संगठन है, या लेबनान या फिलिस्तीन जैसे इलाके। वहां पर जो संकट में है वह है शांति। और वहां पर अगर शांति ज्यादा से ज्यादा खतरे में पड़ेगी,
तो इसकी प्रतिध्वनि पूरे विश्व में सुनाई देगी और पूरे विश्व की शांति पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक अरब देश बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने की एक न्यूट्रल स्टैंड अपना रखा है। जी लेकिन अगर इस्लाम के नाम पर रीअलाइनमेंट शुरू होता है, और इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है इस समय ईरान, तो जी एक तरफ ईरान है, ईरान को शेयर मिल रहा है, एक तरफ आपको रशिया से, किसी तरह से चाइना का भी बैकिंग है उसके ऊपर। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इतना जो आर्मामेंट जो उस इलाके में इस्तेमाल हो रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या यूं कहें एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उनको रोकना सबसे जरूरी है। क्योंकि हम जिन्हें आतंकवादी कहते हैं या टेररिस्ट कहते हैं, ये सब के सब जिहादी अपने आप को कहते हैं। तो जी हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये लड़ाई जिहाद वर्सेस अदर्स है, जी और जिहाद को रोकने के लिए दुनिया के हर कोने में प्रयास करने होंगे। जी डबल स्टैंडर्ड से काम नहीं चलेगा। देखिए, वहां पर तो आग लगी हुई है, और आज हिजबुल्ला जिस तरीके से अपने नेतृत्व को खोने के बाद फिर से प्रयास करेगा कि नए नेतृत्व को खड़ा करे और उसके नेतृत्व में फिर से वो लड़ाई लड़े, उसकी फंडिंग की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। और वो सबसे बड़ा है उनके लड़ाई का जज्बा। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि इसराइल काफी साधन संपन्न देश है, वो अपने देश में बैठे बैठे ब्लास्ट करा लेता है और दुश्मनों को मार डालता है। लेकिन एक बार में आप कितनों को मारेंगे? क्या पूरी की पूरी वो आबादी जो इसराइल के खिलाफ है, जिसके दिलों में नफरत की आग धधक रही है, क्या इसराइल उस पूरी आबादी को खत्म कर सकता है? कतई नहीं। जब आप पूरी आबादी को खत्म नहीं कर सकते, तो फिर उस संगठन के खिलाफ, जिस संगठन से आपका संघर्ष चल रहा है, उसको कितना भी बड़ा क्षति पहुंचा दें, लोग उसमें आते रहेंगे, ट्रेनिंग लेकर आएंगे, अनट्रेंड लोग भी आएंगे, और लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे विश्व को एक, आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है वो है जिहाद। और जिहाद को खत्म करना होगा, और इस्लामिक वर्ल्ड को भी ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम और जिहाद में फर्क होता है। जी खुदा के नाम पर शहीद होना, इस्लाम के नाम पर शहीद होना, ये कोई इंसानी जज्बा नहीं है। इंसानियत का तकाजा यही है कि हम शांति और अमन की बात करें और जीने की बात करें, मरने मारने की बात नहीं करें। दरअसल जो ये आउटफिट्स वहां पर इसराइल को चुनौती दे रहे हैं, उन आउटफिट्स को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसराइल का अपना अस्तित्व है, और इसराइल को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ हमें कई दूसरे चैनल्स खोलने होंगे। दूसरा, एक बात आप जानते हैं कि आज की दुनिया में जो ताकतवर देश हैं, ये आर्म्स के बहुत बड़े सप्लायर भी हैं। और जी ये इतना ज्यादा आर्म्स जो सप्लाई होती है, यही उन्हीं का बनाया हुआ आर्म्स इन आतंकवादियों तक पहुंचता है। तो ये जी सप्लाई चेन को भी कट ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि अगर हथियार उनके पास पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर वो खुद ब खुद हतोत्साहित होंगे। तो एक तरफ जान लीजिए कि विष, कितना भी बड़ा विष बेल हो, उसकी बड़ी से बड़ी आप टहनी को काट दें, या कोई भी ऐसा खतरनाक पेड़ हो जो पूरे उस इलाके को प्रदूषित कर रहा है, या वहां का न्यूट्रिशन मिट्टी का समाप्त कर रहा है, या मिट्टी में पर्यावरण में जहर घोल रहा है, अगर कोई ऐसा खतरनाक वृक्ष किसी इलाके में उग आया है, तो सबसे जरूरी है कि खाद और पानी जो उसको सप्लाई हो रही है, आप उसे कट ऑफ कर दें, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि उस पेड़ की टहनियों को काट देने से आपका काम चल जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही जी स्थिति है इस समय वेस्ट एशिया की। चाहे हम हमास की बात कर लें, हमास को कहीं ना कहीं से खाद पानी मिल रहा है, और जी इसमें कोई ना कोई ऐसा देश है जो दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है, दो तरफा खेल खेल रहा है, आधे इधर आधा उधर, कभी तीतर कभी बटेर। तो तीतर और जी बटेर करने के कारण ही ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है। मैं इसका सबसे बेहतर उदाहरण दूंगा अनवर सादात के समय का। जब अनवर सादात इसराइल मिस्र के राष्ट्रपति बने थे, उस समय इसराइल के साथ काफी यूं कहें कि नफरत भरे संबंध हुआ करते थे, नासिर गमाल के जमाने से। और अनवर जी सादात ने आगे चल करके समझदारी दिखाई,
और उन्होंने इजराइल के साथ दोस्ती करने का रास्ता ढूंढा। और जी। उन दोनों ने मिल करके, इजराइल के प्रधानमंत्री ने और अनवर सादात ने, दोनों ने ही मिल करके और अमेरिका में उन्होंने कैंप डेविड नामक जगह पर मुलाकात की। घंटों बातचीत चली। दोनों जी। अकेले कई मील तक टहलते रहे और एक दूसरे से बातें करते रहे, और यहीं से एक दोस्ती का नया रास्ता निकला। और इजराइल और मिस्र के बीच, इजिप्ट के बीच एक दोस्ताना संबंध तब जो कायम हुआ था, वह आज तक कायम है। और मिस्र, जो एक तरह से अगुआ होता था अरब रेसिस्टेंस का इजराइल के खिलाफ, वह जी। इजराइल का दोस्त बन गया। और अनवर सादात जानते थे कि इसकी परिणति क्या होगी, और उसके कुछ ही समय के बाद अनवर सादात को उन्हीं के सेना के कुछ लोगों ने एक जगह पे किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान उनकी हत्या कर दी। सार्वजनिक तौर पे उनके ऊपर तोप का ये, जब वो सलामी गारद का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर अग्नियास्त्रों का प्रयोग करके उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके जो शांति कायम हुई इजराइल और इजिप्ट के बीच, वह आज तक कायम है। तो कुछ ऐसे ही प्रयास करने होंगे। इसी का नतीजा हुआ कि वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड या फिर जी। अलकायदा, जो दोनों ही इजिप्ट में पैदा हुए, लेकिन दोनों ही संगठन कभी भी मजबूत नहीं हो पाए। जी। मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी। और इस जी। पार्टी को बना करके इन्होंने अरब स्प्रिंग के बाद सन 2011 के बाद जो चुनाव हुआ वहां पर, उस चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा भी, और ये पार्टी चुनाव जीत करके सत्ता में आई। लेकिन वो सत्ता में रह नहीं पाई। जो उनके राष्ट्रपति चुनकर आए मोहम्मद मुर्सी, वो जेल भेज दिए गए और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और फिर जी। से कम ये है, पंथी ताकतें सत्ता से फिर से बाहर हो गईं। और इजिप्ट ने कभी भी, एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होने के बाद बावजूद, जो जन्मस्थली रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड और अलकायदा जैसे दुनिया के नर पिशाच संगठनों का, उन संगठनों को कभी भी वहां पैर पसारने का मौका नहीं मिला। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि इजराइल को भी अभी फिलहाल फिलिस्तीन के ऐसे तत्वों से बात करना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा, जो शांति और पॉलिटिकल सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के पॉलिटिकल सॉल्यूशन को ज्यादा बढ़ावा दे। जैसे फतह गुट है। अगर जी। फतेह गुट वेस्ट बैंक इलाके में ये वहां पर उसकी सत्ता है, लेकिन अगर वो गाजा पट्टी का जो इलाका है, अगर फतेह गुट को वहां पर भी वर्चस्व हासिल हो जाए, तो मुझे लगता है कि इसराइल और फिलिस्तीन समस्या का एक राजनीतिक समाधान निकल आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फतह तो शांति से अपना काम कर ही रहा है वेस्ट बैंक इलाके में। वो भी जी। तो फिलिस्तीन संगठन पीएलओ से ही निकला हुआ संगठन है। लेकिन फतह वहां पर महमूद अब्बास जो हैं, इतने सालों तक उन्होंने शासन चलाया है। उनका तो कभी मिलिट्री और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इसराइल के साथ। लेकिन हमास का लगातार हो रहा है। तो दुनिया के सभी ताकतों को मिलकर काम करना होगा कि हमास को जो खाद और पानी की सप्लाई हो रही है, उसको खत्म किया जाए। और हमास को एलिमिनेट करने के लिए विश्व स्तर पे दुनिया के डेमोक्रेटिक ताकतों को गैल्वनाइज करने की कोशिश करनी होगी इसराइल के द्वारा। मेरा मानना है तभी आप जाकर के विश्व शांति आएगी। आप जानते होंगे कि हमास ने वहां पर चुनाव जीता था, और चुनाव जीतने के बाद फिलिस्तीन का आंदोलन दो हिस्से में बंट गया था। मैं बता रहा हूं, सन 2000 के बाद के दशक की बात है। जी। और तभी से एक 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 गुट जो है वो वेस्ट बैंक पर शासन करता है, और दूसरे गुट का हमास जो है वो लड़ाई लड़े जा रहा है। और वहां की जनता इसमें पीस रही है। एक तरफ आप देखेंगे वेस्ट बैंक में कितनी खुशहाली है, आधुनिक कारें हैं, आधुनिक सड़कें हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, और तमाम तरह की सुविधाएं हैं वेस्ट बैंक में, जहां पर की फतह का शासन है। और आप देखिएगा तो खच्चरों से खींचने वाली गाड़ियां, भूखे नंगे लोग आपको हमास के इलाके में यानी गाजा पट्टी में दिखाई देते हैं। और तीसरी तरफ एक ईरान है, जो विश्व राजनीति में, एक तरफ देखिए ईरान का एक स्टैंड बहुत ही खराब है। वो अक्सर क्या करता है कि इस्लाम के नाम पर दूसरे इलाके में डिस्टरबेंसेस पैदा करने की कोशिश करता है। जबकि ये लोकलाइज्ड मामला अगर मान लीजिए उस इलाके का है, तो वहां के मामले में ईरान को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए थी। ईरान को अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ उतनी ही लड़ाई लड़नी चाहिए
जितना कि उनका निजी जो उनके साथ स्ट्रगल है या कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन उसको अपने और हमास के साथ जोड़ लेना और हमास को हथियार की सप्लाई करना, जी। ये बहुत गलत काम कर रहा है। एक तरह से विश्व शांति को कहीं ना कहीं वह भी चुनौती दे रहा है, इसका खामियाजा भी भुगत रहा है। आर्थिक तौर पर भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी शक्तियों को पहचान करके विश्व बिरादरी को ईमानदारी से प्रयास करना होगा। ईरान को भी फटकार लगानी होगी ताकि वो हमास जैसे संगठनों को रोके। दूसरी तरफ सीरिया की सरकार है, सीरिया तो अब बर्बाद ही हो चुका है। सीरिया एक शिया देश है। वहां पर जो वहां का राष्ट्रपति है वो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से लड़ाई लड़ रहा है, वेस्टर्न फोर्सेस के खिलाफ भी और इंटरनल रिबेलियन के खिलाफ भी। और पूरी तरह से आज हम देखते हैं कि सीरिया बर्बाद है। सीरिया के ठीक नॉर्थ में ही आपको ये लेबनान है। लेबनान एक जमाने में दुनिया का बड़ा ही खुशहाल इलाका या देश हुआ करता था। जी। आपने कई फिल्में देखी होंगी 60 और 70 के दशक में, जिन फिल्मों में अभिनेता हुआ करते थे विश्वजीत माला सिन्हा। तो जी। इन सभी फिल्मों में आपने देखा होगा बेरूत के जो दृश्य दिखाई देते हैं वो बड़े ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। कितना खूबसूरत वहां ये बेरूत शहर जो है, बड़ा ही सुहाना मौसम है वहां पर। अपने फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और खूबसूरत लोग और वहां का ट्रेड और सब कुछ, बंदरगाह, सब कुछ वहां पर बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन इस लड़ाई के बाद आज हम देख रहे हैं कि वहां की हालत क्या हो गई है। अब तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि लेबनान भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। तो अभी तो मुझे लगता है कि किसी संगठन के चीफ को मार देने के बाद आपको कोई इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने नहीं जा रहा। एक हसन नसरुल्लाह के मरने से कुछ नहीं होता, एक नया हसन नसरुल्लाह फिर से पैदा हो जाएगा और फिर से नए लड़ाके पैदा होंगे। हथियारों की कोई कमी नहीं है, उनको ईरान भी यही बदस्तूर हथियारों की सप्लाई। इस जी बयान के बाद ईरान ने भी यही कहा है कि आपने भले ही नसरल्लाह को मार दिया है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। और नसरल्लाह खड़े हो जाएंगे, जी और कमांडर खड़े खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे लगता है कि जो आग में घी डालने वाली बात है, वो क्या इजराइल ने वो जी। किया है। इसराइल ने जो किया है उसके पास तो उसने अपना काम किया। लेकिन जी। अगर ईरान भी ऐसा कह रहा है तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है या हमास को वर्तमान तरीके से जिस तरह से लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है खत्म नहीं किया जा सकता है, तो अगर इस्लामिक वर्ल्ड या हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले ताकतों को यह लगता है कि आने वाले वक्त में ये लोग इसराइल को खत्म कर देंगे, तो ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भले ही आप किसी तरीके से एक ऐसा उपाय निकाल लें कि हिजबुल्लाह को खत्म कर सकते हैं या जी। फिर आप हमास को खत्म कर सकते हैं, इसराइल आज उस स्तर पर है कि आप उसे किसी भी तरह से खत्म नहीं कर सकते। और इसराइल को जब खत्म नहीं कर सकते तो ईरान की जो ये हेकड़ी है वो दिखा रहा है, जो हेकड़ी कि एक हसन नसरल्लाह के मरने से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा तो तुम्हारे ये कह देने से इसराइल भी खत्म नहीं होगा। और जी। इसराइल को खत्म करना एकदम से प्योरली डे ड्रीमिंग है, यानी दिवा स्वप्न है। और ये दिवा स्वप्न से बाहर निकल करके, और देखिए ईरान से पूरे विश्व को, विश्व के खासतौर पे जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज एक जमाने में कहे जाते थे विकासशील देश, इन विकासशील देशों को कहीं ना कहीं ईरान से एक तरह की सिंपथी भी रही है और ईरान से अच्छे रिलेशन भी रहे हैं। तो उन देशों का मुंह देख करके ईरान को उस तरह का आचरण करना होगा कि वो इस्लामिक देश होने से ज्यादा एक विकासशील देश है, जहां उसकी जनता की अपनी भूख, गरीबी, लाचारी, अशिक्षा, इन तमाम चुनौतियों का सामना करना है, कई तरह के प्रतिबंध झेल रहे हैं। तो उनको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, अपनी सोसाइटी को लिबरलाइज करना होगा, और इस्लाम का जो एलिमेंट है वह जनता के ऊपर छोड़ना होगा कि ये आपका निजी फैसला है। इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमानों को गैल्वनाइज करने की जो कोशिश है ईरान की, तो ईरान इसमें कभी कामयाब नहीं होगा। आप दूसरी तरफ देखिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, यूएई को लीजिए, कतर को लीजिए, ये सब के बिल्कुल। सब इस्लामिक देश तो ही हैं। लेकिन फिर भी वहां पर जो तरक्की का स्तर हासिल हो रहा है
अब देखिए कि आज सऊदी अरेबिया ने अपने आप को पहचान लिया है कि आने वाले वक्त में पेट्रोलियम की अहमियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी गाड़ियां आ रही हैं और ऐसे मोटर और मशीन बन रहे हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होंगे। सोलर एनर्जी का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आज सऊदी अरबिया और यूएई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको समुद्र के रास्ते जो ट्रेड है उसको डेवलप करने के लिए पोर्ट्स बना रहे हैं। नए नए शहरों का निर्माण हो रहा है ताकि ये जो इलाका है एशिया और यूरोप के बीच एक बड़ा बिजनेस हब बन करके उभरे, क्योंकि तेल की अहमियत आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी। और तेल की अहमियत खत्म हो जाएगी तो भी इनकी इकोनॉमी सस्टेन कर सके, इसके लिए प्रयास चल रहा है। और इन देशों ने ईस्टर्न देशों के साथ भी और वेस्टर्न के देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन डेवलप करने की भरपूर कोशिश की है, टेक्नोलॉजी हासिल की है। और अपने सोसाइटी को भी ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, अपने सोसाइटी को भी ये लोग मॉडरेट और लिबरलाइज कर रहे हैं। वहां पर महिलाओं को हर एक दो वर्षों में कुछ नए अधिकार मिल रहे हैं, जनता को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, जी। दुनिया के देशों के साथ उनका तिजारत बढ़ रहा है। और ईरान की स्थिति देख लीजिए तो दिन पर दिन उसकी बदस्तूर गरीबी जारी चली जा रही है। वहां के युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है, जी। हमनाई के खिलाफ भी और वहां की सरकार के खिलाफ भी। तो मुझे लगता है कि इन सभी झगड़ों के जड़ में कुछ एक देश हैं, जिसमें कि एक अमेरिका की का जो डबल स्टैंडर्ड अक्सर होता है कि दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों, अमन पसंद देशों को भी वो डिस्टर्ब करता है, और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ वो झगड़ा उसका है, और आर्म्स की सप्लाई भी करता रहता है दुनिया के देशों को। जी। तो अमेरिका को अपना ये स्टैंड बदलना होगा। दूसरी तरफ इस्लाम का नेता बनने की, चौधरी बनने की जो कोशिश हो रही है ईरान के द्वारा, तो उससे उसकी हैसियत बढ़ेगी नहीं बल्कि वो बर्बाद होगा। आप देख लीजिए जिस जो सद्दाम हुसैन अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगे थे और क्षेत्रीय ताकत बनने के चक्कर में उन्होंने कुवैत पे जो हमला किया था ईरान के साथ भी, तो वॉर मॉन्गरिंग का नतीजा ये हुआ कि जो आदमी दुनिया की पांचवी सबसे ताकतवर सेना का कमांडर हुआ करता था, उस देश का राष्ट्रपति हुआ करता था, उसको किस तरीके से फांसी पे लटका दिया गया, बंकर में छुप कर रहना पड़ा था। तो जी। ईरान की जनता की क्या स्थिति होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए आग से खेलना, उन ताकतों को बंद करना चाहिए जहां पर कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। ईरान में डेमोक्रेटिक तरीके से ही सरकारें चुनी जाती हैं। हालांकि वो कोशाई एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री मैं मानता हूं, वहां पर इस्लामिक ताकतें भी उतनी मजबूत हैं, खौमनाई की बहुत ज्यादा वहां पर चलती है। लेकिन इस बार ही जो राष्ट्रपति चुने गए हैं ईरान में, आपको एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये एक बहुत ही लिबरल और डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी है, और ये इन्होंने खौमनाई के पसंद के उम्मीदवार को हरा करके ये राष्ट्रपति बने हैं अभी, जो ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो ईरान का समाज तो तेजी से बदल रहा है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति के हाथ में तंत्र उतना ज्यादा नहीं है, खासतौर पे मिलिट्री और ये फॉरेन अफेयर्स का जो मामला है, ये अभी भी धार्मिक कठमुल्ला पंथ के हाथ में है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान को अपनी चौधराहट खत्म करनी होगी, और हमास को भी ये समझाना होगा कि वो किस तरीके से एक प्रिंसिपल ऑफ को एक्सिस्टेंस अपनाए और इसराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे। इसराइल को वो एक ऐसा देश जरूर माने कि इसराइल को खत्म नहीं किया जा सकता, उसके साथ रिश्ते इंप्रूव करके और नेगोशिएशन के जरिए अपने इलाके में विकास की बयार बहाने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शांति जो धू धू करके जल रही है वो शांति जले नहीं। अगर शांति वहां बची रहेगी, शांति सुरक्षित रहेगी अगर उस इलाके में, तो ये विश्व शांति के लिए भी अच्छा होगा, और गाजा पट्टी के लोगों की आर्थिक तरक्की के लिए भी वो बहुत ही जरूरी है। और आज देखिए कि आज जो लेबनान जैसा देश, इतना खूबसूरत सा देश, लेबनान अपने वहां के जोग्राफिकल पोजीशन के वजह से वहां का टेम्परेचर बड़ा ही सूदिंग है, बड़ा सुहाना सा मौसम वहां रहता है, समंदर के किनारे, और वहां पर अच्छे अच्छे पोर्ट्स हैं, और टूरिस्ट का एक तरह से वो बहुत बड़ा हब हुआ करता था। आज देख लीजिए वो देश बर्बाद हो गया, वो बलि चढ़ गया यही हिजबुल्ला और हमास के चक्कर में पड़ करके।
तो इस्लामिक वर्ल्ड के लोगों को भी अपने आप को बदलना होगा कि 7वीं सदी के इस्लाम में और आज की दुनिया में तब से लेकर अब तक अरब सागर में बहुत पानी बह चुका है, और अब उनको आज के जमाने के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा कि किस तरीके से कुरान के संदेश भी कायम रहे और किस तरीके से विश्व शांति भी कायम रहे। और दूसरे समाज के लोग, अगर ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कुरान आयत कर दें वो, और पूरी दुनिया में इस्लाम का राज हो, मुस्लिम उम्मा जो है अगर उसका शासन कायम होना चाहिए, अगर इस सिद्धांत को लेकर कोई चल रहा है तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, और उसका सिद्धांत दुनिया को जलाने वाला है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश में हाल के समय में जो कुछ भी हुआ है, मैं जी। आपको इसी संदर्भ में एक बात बताता हूं। अभी हाल में एक बिल क्लिंटन का एक फाउंडेशन है, उसी फाउंडेशन की एक सम्मेलन में बोल रहे थे ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो वहां के एक तरह से कार्यकारी। सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर जी जी। पे नियुक्त हुए जी जी। हैं। अभी तो उनका एडवाइजर का ऐसे डेजिग्नेशन है, लेकिन जी दैट इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सब कुछ एक तरह से अमेरिका चला रहा है। जी। तो उन्होंने वहां पे कहा कि ये जो कुछ भी आज बांग्लादेश में हुआ है वह स्वतः स्पॉन्टेनियस नहीं था, यानी स्वतः स्फूर्त नहीं था, बल्कि इसके लिए काफी प्लानिंग हुई है। और ये प्लानिंग करने वाला व्यक्ति जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया मंच पर लोगों के साथ, और उसका बड़ा स्वागत हुआ। जिस व्यक्ति ने इतने दिनों तक सब कुछ चलाया था, इसको लेकर खुशी जाहिर की गई, और ये बताया गया कि इसमें जो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे वो स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि इनकी सोची समझी जो रणनीति थी उसको क्रियान्वित करने वाले वहां के लोग थे। तो जी। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आज तबाह कर दिया बांग्लादेश में। भारत में जो जिहादी ताकतें हैं, इनके खिलाफ अगर भारत सरकार कोई कदम उठाती है तो अमेरिका सीधे आंखें तरेरना शुरू कर देता है, और भारत को घेरने क्या ही प्रयास में आज बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार बलि चढ़ गई। तो ये सारी कोशिशें अमेरिका करता रहा है, और उसी का नतीजा अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद किया। इराक को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, बांग्लादेश को बर्बाद किया, म्यांमार को बर्बाद किया। आप देखेंगे कि म्यांमार में भी ये जो मिलिट्री आई और आंग सान सू की सरकार गई, उसके पीछे भी आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट होता है कि अमेरिका का ही हाथ है। तो जो ये अमेरिका की भूमिका रही है पूरे विश्व में, हमने देखा जिस तरह की अमेरिका ने भूमिका निभाई इराक में, और वहां पर सद्दाम हुसैन को एक बार इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया कि सद्दाम हुसैन ने कुर्दों को प्रताड़ित किया बहुत भयानक तरीके से, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करके बच्चों को मार दिया करता था। एसिड का उसने कहा जाता है कि टैंक उसने बना रखे थे अपने विरोधियों के लिए, लेकिन उसने अमेरिका ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया या सद्दाम हुसैन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। उसका खूब ज्यादा उसको आर्म्स की सप्लाई की गई सद्दाम हुसैन को, उसी के दम पे उसने 10 साल तक ईरान को उलझाए रखा लड़ाई में, और पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड ही डिस्टर्ब रहा 1 दशक तक। आगे चल करके जब इतने दिनों की लड़ाई उसने सस्टेन कर ली तो उसका मन बढ़ा और उसने फिर कुवैत पर अटैक करके, और जो अमेरिका का एक मित्र देश था कुवैत, या यूं कहें कि उसका पालित बालक था, उसी के ऊपर हमला जब इराक ने कर दिया तो इराक की फिर दुर्दशा आ गई, उसकी शामत आ गई, और आज तक इराक उभर नहीं पाया है। लेकिन आप देखिए कि जो वहां पर हालत है यजीदियों की, कुर्दों की, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन रहा होगा। अफगानिस्तान के हालात को हम जानते ही हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान बर्बाद हुआ। जी। पाकिस्तान में तो कहा ही जाता है कि पाकिस्तान ने जितना कुछ भारत के खिलाफ किया, चाहे कश्मीर के डिस्टरबेंसेस हो या तमाम तरह की चीजें, अमेरिका को खुद उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जी। जैसे अगर 26/11 में देखें तो कई सारे अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे मुंबई में, बावजूद इसके अमेरिका ने कभी भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि पाकिस्तान, ये अमेरिका के हाथ में था कि भारत के खिलाफ जो बम ब्लास्ट की घटनाएं होती हैं भारत के अलग अलग शहरों में, जी। अमेरिका इसको बहुत आसानी से रोक सकता है।
क्योंकि अमेरिका के साथ अलावा वहां पर कहा ही जाता है कि पाकिस्तान में ट्रिपल ए का शासन चलता है, अल्लाह, इस्लाम, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। जी तो इतना ज्यादा फंडिंग हुआ करता रहा है अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता रहा भारत के खिलाफ। तो डेमोक्रेटिक देशों को पनपने नहीं देना, ये अमेरिका की एक नीति रही है। और इसी के कारण हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, जिसका कि एक सबसे जो डिस्टर्ब्ड एपिसोड हमें दिखाई देता है वह है वेस्ट एशिया का इलाका, यानी इजराइल, लेबनान, सीरिया और आपको फिलिस्तीन का इलाका, खासतौर पे गाजा पट्टी। आज आप जाकर देख लीजिए कि गाजा पट्टी के छोटे छोटे बच्चों की क्या दुर्दशा है, जिस तरीके से वहां पे हमलों में लोग मारे जाते हैं। हम देख रहे हैं कि ये दुनिया के लिए सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। जी यही स्थिति किसी जमाने में सूडान में देखने को मिलती थी, आज ये स्थिति देखने को मिल रही है हमें गाजा के इलाके में। और फिलिस्तीन की जनता भी डर के माहौल में, क्योंकि अगर उनका देश भले ही जीत हासिल कर रहा है, इसराइल जो अमेरिका का दोस्त है, काफी विश्वस्त दोस्त है, बावजूद इसके आप फर्ज कीजिए इसराइल की आम जो जनता है उसको तो एक सामान्य जीवन जीने का अवसर नहीं मिल रहा। जी तो कब तक आप समाज का मिलिटराइजेशन करके और आप किसी ताकत के खिलाफ लड़ते रहेंगे? जी ईरान दावा करता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर के मरने से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा, ईरान दावा करता है कि हमास खत्म नहीं होगा। तो दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि इसराइल भी आसानी से वो खत्म नहीं होने जा रहा, या उसके खत्म होने के भी कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं दिखते। तो ऐसी सूरत में मर कौन रहा है? जी पॉलिटिशियंस अपने तिकड़म भिड़ा रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं, मोहरे चल रहे हैं, और आम जनता को एक शांति के माहौल में, खुली हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और ये सच्चाई दोनों ही तरफ के लोगों की है, और ये विश्व बिरादरी को इस पर गंभीरता से मुझे लगता है कि विचार करना होगा। क्योंकि आप नेता को मार सकते हैं, लड़ाकों को मार सकते हैं, लेकिन उनके विचारधारा अंदर को के नहीं। जज्बे को खत्म करने का रास्ता कुछ जी और होगा। विचारधारा को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों को खत्म करना होगा, उनके ऊपर नियंत्रण लगाना होगा जो किसी न किसी धार्मिक तौर पे लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। तो ऐसे रेडिकलाइज करने वाले फोर्सेस को, ऐसे नेताओं को कमजोर करना होगा, उनकी आर्थिक फंडिंग खत्म करनी होगी और उनको घुटने पर लाना होगा। तभी आम लोगों को शांति और सुकून की जिंदगी मिल सकेगी। नहीं तो जी। मुझे लगता, और ये गलती दोनों तरफ से की जा रही है, इस गलती से बचने की आवश्यकता है। अच्छा, इस बीच ये भी आप कयास। बताइए, कासिम सुले जी जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मेंशन जी करना चाहूंगा कि अभी 2 साल पहले कासिम सुलेमानी को जिस तरीके से मार डाला गया, क्या उससे ईरान के रेसिस्टेंस में किसी तरह का फर्क पड़ा? जी या नहीं। फिर जिस तरीके से वहां के साइंटिस्ट को कैस्पियन सागर जब वो छुट्टी मनाने गया था उसके किनारे, उसको मार डाला गया, तो क्या इससे ईरान के रेसिस्टेंस में कोई फर्क आया, उसकी आइडियोलॉजी में बदलाव आया? राष्ट्रपति वहां पर हाल में मर गया, क्या ईरान के एटीट्यूड में कोई फर्क आया? लड़ने, मरने और मारने से सिर्फ नफरत बढ़ेगा। आप इस समस्या का समाधान कतई नहीं निकाल सकते। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हो सकता है, और डिफरेंट चैनल्स खोलने होंगे, तभी जाकर के हम शांति की स्थापना की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट अब ये भी बता रहे हैं कि ये जो जंग का मोर्चा, इस जंग इस एक ऐसे मोर्चे पर पहुंच गई है जहां पर हिरोशिमा और जी, नागासाकी वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो देखिए सकता वो, है ईरान और देखिए इसराइल के बीच? ऐसी स्थिति तो खैर आज, जी, आपने एक काफी पर्टिनेंट सवाल पूछा है, क्योंकि जब दुनिया में आग लगी हो तब ऐसे सवाल काफी लाजमी हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे, ये सबसे तो एक गैर जिम्मेवाराना तरीके से जो रोल प्ले करता है हमारी मीडिया, कि कहीं पर भी छूट-फूट लड़ाई शुरू हो, तो मैं पिछले कई दशकों से सुन रहा हूँ, जी मीडिया में ये न्यूज चलना शुरू होता है, खासतौर पे जब से ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आए हैं। अब जल्द ही शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध, जी और पूरी दुनिया में कौन सी ताकत कब लड़ेगी, अब उसी में कई तरह से उसको दिखाया, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए। ये आज की बात नहीं है,
मैं पिछले 2 दशकों की बात बता रहा हूं। सन 2000 से लेकर के अभी तक मैं देख रहा, तकरीबन 2.5 दशक बीत चुके हैं, कि पहले बताया जाएगा कि अब शुरू होगा विश्व युद्ध, फिर उसमें किसी ज्योतिषी को भी बुलाकर बिठा दिया जाता है कि कहां से ये विश्व युद्ध शुरू होगा। लेकिन शुक्र है कि लोगों को ये समझ आई और लोगों ने विश्व युद्ध में जाने से बेहतर समझा कि टेम्पोररी ही सही समाधान निकले। और जी देखिए समाधान भी निकलते रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि एक आंशिक समाधान निकला। तो वहां पर पीएलओ और फतेह ने मिल करके इसराइल के साथ समझौते किए और इलाकों के हस्तांतरण हुए। इसराइल ने कुछ बदमाशी की, कुछ ईमानदारी दिखाई, और आज वेस्ट बैंक में हम देख सकते हैं कि वहां पर शासन चल रहा है। एक सीमित अधिकार के सही के साथ ही बेशक चल रहा है, लेकिन जो लोग वेस्ट बैंक इलाके में रह रहे हैं वे लोग तो शांति से रह रहे हैं वहां पर तो उस तरह का विवाद नहीं है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि इसराइल की स्थिति बड़ी ही मुश्किल है, क्योंकि वहां के लोगों को जब पिछले साल किडनैप किया गया था तो इसके लिए हमले हुए थे वेस्ट बैंक इलाके से तरफ से ही हुए थे। जी तो इसराइल किस पर यकीन करे, किस पर यकीन न करे, इधर के लोग किस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, हमास के लोग किस तरफ से घुस करके चले आएंगे, ये तय करना कर पाना इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और वो भी एक डर के साए में जी रहा है वहां की सरकार, वहां की जनता। भले ही वो कितना जज्बा दिखाएं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि नफरत की उम्र बहुत कम होती है और मोहब्बत की उम्र, शांति की उम्र लंबी होती है। इसीलिए शांति का ही प्रयास मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है। और जहां तक विश्व युद्ध की आपने बात कही, तो ये तो होने नहीं ही जा रहा, क्योंकि ऐसा हिरोशिमा और नागासाकी के बाद फिर कभी नहीं हुआ। और हमें ये देखना होगा कि क्या वैसी परिस्थितियां हैं। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, जी दुनिया की सभी जो मित्र देशों की विरोधी ताकतें थीं उन्होंने सरेंडर कर दिया था या उनकी सरकारें ध्वस्त हो चुकी थीं। वैसे में एक जो शक्ति बची थी वो जापान था। और जापान जो है वो आपको हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर माने इंडो पैसिफिक रीजन में तबाही बरपाए हुए था। और उस इलाके में अभी भी जो मित्र देश थे उनको किसी तरह से वो सांस लेने नहीं दे रहा था। तो जी अंततोगत्वा जाकर के एक अल्टीमेट डिसीजन के तौर पे वहां पर एटॉमिक अटैक किए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। लेकिन अभी ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ाई हो रही है और इसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व तो है नहीं, और जी इसराइल कोई घोषित परमाणु शक्ति भी नहीं है। तो एटम बम के इस्तेमाल की तो स्थिति नहीं है मुझे दिखाई देती। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हो सकता है कल को गैर जिम्मेवाराना तरीके से अगर सरकारों ने या कई और सरकारों ने गैर जिम्मेवाराना तरीके से रीअलाइनमेंट करने की कोशिश की, तो इस्लाम के नाम पर दुनिया के कई देश अलाइन होंगे और फिर पश्चिमी देशों के साथ विवाद बढ़ सकता है। जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने देखा है, कहा गया है कि छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती, एक छोटे से छिद्र यानी एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा नतीजा निकल सकता है। तो यहाँ तो गलती बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और जी इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि 80 टन बारूद का इस्तेमाल करके और बिल्डिंगें नष्ट की जा रही हैं इसराइल के द्वारा, वहां के एयरफोर्स के द्वारा। तो ऐसी सूरत में जितना गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है, धन जन की क्षति हो रही है, ये मामला वेस्ट एशिया से निकलकर यूरोप को भी अपने चपेट में ले सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो टर्की है उसमें अपने लिए एक बड़ी भूमिका तलाश करने की के प्रयास में वह नाटो के, हालांकि एक नाटो देश है टर्की, लेकिन वो भी हो सकता है कि इस्लाम के नाम पर एक नए ग्रुप में, एक नए अलाइनमेंट में वो शामिल हो जाए और दुनिया में जो शांति की स्थिति है उसको, उसके लिए और बड़ा खतरा पैदा हो जाए। और ये हम और आप जैसे आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत की बात होगी। महंगाई बढ़ेगी और गोली बारूद चलेंगे, उसका क्या असर होगा, किस देश को किस भूमिका में उतरना पड़ेगा हम नहीं जानते। तो इसीलिए अमेरिका को भी जिम्मेवाराना तरीके से पेश आना होगा, ईरान को भी जिम्मेवाराना तरीके से पेश आना होगा, और इसराइल को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसराइल के अस्तित्व को इस्लामिक देशों से कोई खतरा नहीं है। और जी मिलजुल करके ही सब देश उसके लोगों के लिए भी जमीन का बंदोबस्त करें, यानी उसके इलाके में कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं हो
और इजराइल भी दरिया दिली दिखाए और गाजा पट्टी के लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए वह रास्ता छोड़े कम से कम, ताकि वहां पर विकास का काम आगे बढ़े। छोटे छोटे गरीब लाचार मजबूर जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उन लोगों के लिए वहां पर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, स्कूल्स की व्यवस्था हो, फूड ग्रेन्स की व्यवस्था हो। इसके लिए वहां पर शांति आना बहुत जरूरी है। और अब तो देखिए कि हाल के समय तक हिजबुल्ला इस लड़ाई से अपने आप को अलग किए हुए था, वह सिर्फ राजनीतिक तौर पे इजराइल का विरोध करता था। जी लेकिन अब तो स्थिति और खराब होती जा रही है। अब तो हिजबुल्ला सीधे सीधे लड़ाई में उतर आया है, और उसे चाहे कितने भी जॉल्ट्स लगे, कितने भी झटके खाने पड़े, अब वो तो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्योंकि जैसे इस्लाम में भी कहा गया है कि जितनी कुर्बानियां होंगी उतना ही ज्यादा आपको सवाब मिलेगा, या एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ जाएगी, तो और ज्यादा उत्साह से और लोग उसमें जुड़ेंगे। जी तो मुझे लगता है ये खतरे वाली बात। जी। फिलहाल उम्मीद शांत की जानी चाहिए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, चर्चा में हम फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। धन्यवाद।